हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ये बहुत बड़ा चैप्टर बहुत कम टाइम में लेकिन बहुत अच्छे से कवर करने का, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हम कि इंडिया में कौन कौन से फिजिकल फीचर्स मिलते हैं और उनकी क्या क्वालिटीज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लगभग सारे टाइप के फिजिकल फीचर्स हमारे यहाँ पर मिल रहे हैं। कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं? माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट हैं, प्लेट्यू है, आइलैंड है, सारे टाइप के फिजिकल फीचर्स मिल रहे हैं और इनमें हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। फिजिकल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। क्या फिजिकल वेरिएशन है? हम देखते हैं कि इंडिया का एक हिस्सा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है और ये ओल्डेस्ट लैंडमास है, एंशिएंट लैंडमास है, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंडमास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये बहुत ही रिसेंटली बने हैं। एक दिखा हमें जियोलॉजिकली डिफरेंस दिखा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, जबकि हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स वन ऑफ द न्यूएस्ट या रीसेंट बने हुए हैं। ठीक है। और ये देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंडमास है और जबकि ये एक अनस्टेबल जोन है। ठीक। दूसरा डिफरेंस हमें इसमें और देखने मिलता है कि ये जो माउंटेन्स हैं और प्लेन्स हैं ये यूथफुल टोपोग्राफी प्रेजेंट करते हैं। यूथफुल टोपोग्राफी मतलब कि हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में भी हम देखते हैं अलुवियल डिपॉजिट से बने हैं, रिवर्स ने ही इनका फॉर्मेशन किया है। लेकिन यदि हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में हम देखते हैं ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है और जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज हैं, मतलब कि यहां पर यूथफुल टोपोग्राफी नहीं है। तो ये फिजिकल वेरिएशंस हमें देखने मिलते हैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स में। लेकिन जो हमें फिजिकल फीचर्स पढ़ने हैं, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, इनमें हमें क्या पढ़ना है? ध्यान से सुने। इन सभी में पहले हम कुछ कॉमन पॉइंट्स पढ़ेंगे और फिर इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स की। ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं इनमें पहले हम कॉमन पॉइंट्स देखते हैं कि जियोलॉजिकली ये माउंटेन्स जो हैं ये कैसे हैं? यंग माउंटेन्स हैं। और स्ट्रक्चरली ये कैसे हैं? फोल्ड माउंटेन्स हैं, है ना। हम जानते हैं माउंटेन्स तीन टाइप के होते हैं। किस तरीके से बनते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं और वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं ना। तो ये हिमालयाज कैसे हैं? फोल्ड माउंटेन्स। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई और इनके टकराने से, ये हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ते हैं कि ये जो प्लेट्स हैं ये टकराई और इनके टकराने से क्या बन जाते हैं? फोल्ड्स बन जाते हैं और उन्हीं फोल्ड्स के कारण ये माउंटेन्स बने हैं। ठीक है। तो ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया में स्ट्रेच हैं। हम देख रहे हैं पूरा नॉर्थ इंडिया, है ना। वेस्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर है इंडस रिवर और यहाँ पर देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर इसकी वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्री मार्क करती हैं। हम इसको हमेशा वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में ही पढ़ते हैं कि ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में एक आर्क फॉर्म कर रहे हैं। हम जानते हैं ये आर्क कहलाता है ना। तो ये एक आर्क फॉर्म कर रहे हैं वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक। और ये जो आर्क है इसकी लेंथ जो है ये अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर्स है। विड्थ हम देखते हैं चेंज हो रही है। जम्मू कश्मीर में विड्थ ज्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में विड्थ कम है। जम्मू कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर के आसपास विड्थ है और अरुणाचल में 150 किलोमीटर्स के आसपास विड्थ है। ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। वेस्टर्न बाउंड्री कौन फॉर्म कर रहा है? इंडस रिवर। ईस्टर्न बाउंड्री कौन फॉर्म कर रहा है? ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में एक आर्क फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। और वर्ल्ड की लॉफ्टीएस्ट पीक्स हमको इसी माउंटेन रेंज में मिलती हैं और ये वन ऑफ द रग्ड माउंटेन्स हैं पूरे वर्ल्ड के। ठीक। तो ये डेटा हमको याद रखना पड़ेगा, लेंथ, विड्थ। ठीक है। और एक चीज और हमको याद रखनी है इसमें कि जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस हैं वो हमें कहाँ ज्यादा मिलते हैं? ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस हमको ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा मिलेंगे। मतलब यहां पर छोटी बड़ी बहुत सारी पहाड़ियां अपन को यहां पर मिलेंगी, माउंटेन पीक्स यहां पर अपन को मिलेंगी। ठीक है। तो
ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस इसके ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन। तो दो टाइप से क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है नॉर्थ टू साउथ जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, और एक होता है ईस्ट टू वेस्ट जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूडनल क्लासिफिकेशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल क्लासिफिकेशन की। तो नॉर्थ से साउथवर्ड डायरेक्शन में हम देखें तो तीन रेंजेस में है ये, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, ये तीन रेंजेस हैं यहां पर, ठीक है। अब हर एक के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमाद्री रेंजेस के बारे में। हिमाद्री रेंजेस जो हैं ये हिमालयाज की नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, यानी कि चाइना साइड वाला जो हिस्सा है वो है हिमाद्री रेंजेस, ठीक है। अब इनको और भी नाम दिए गए हैं, इनको हम कहते हैं इनर हिमालयाज या ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, इनर हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रेंजेस हैं, ये सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रेंजेस हैं। इसको हम मैप में समझ सकते हैं, ये वाली जो रेंज दिख रही है हमको ये है हिमाद्री, ठीक है, ये हिमाद्री रेंजेस हैं और ये कंटिन्यूअस हैं, ठीक। इसके अलावा याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि हिमाद्री रेंजेस के नॉर्थ में और कुछ नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं काराकोरम रेंजेस हैं, लद्दाख रेंजेस हैं और जस्कर रेंजेस हैं। ये अपन को याद रखना है क्योंकि ये आपको एग्जाम में मैप में पूछी जा सकती हैं। कैलाश रेंजेस भी अपन को यहाँ पर दिखेंगी, ठीक। तो ये सारी रेंजेस याद रखनी है। लेकिन हिमालयाज में जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज हम मानते हैं वो है हिमाद्री रेंज और ये कंटिन्यूअस है, ठीक। तो ये सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रेंज है हिमाद्री रेंज, ठीक है, तो मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है। इसकी एवरेज हाइट की हम बात करें तो 6000 मीटर एवरेज हाइट है, एवरेज है मतलब देखो बहुत हाईएस्ट पीक्स भी हैं और कुछ लोएस्ट पीक्स भी हैं। इनका भी हम देखेंगे कि हाईएस्ट पीक्स कौन कौन सी हैं, उसकी एक टेबल हम देखेंगे। लेकिन पहले हम इसके कुछ और कॉमन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि हिमाद्री रेंज में क्या क्या होता है। ये बना कैसे है, इसका कोर कैसे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। और इसके जो फोल्ड्स हैं ये एसिमेट्रिकल हैं, सिमेट्री नहीं है इनमें, अजीब टाइप के हैं, है ना, कोई सिमेट्री नहीं दिखेगी इसके फोल्ड्स में अपन को, ठीक है। कोर जो है वो ग्रेनाइट का बना है और पेरिनियली स्नो बाउंड होता है। पेरिनियली स्नो बाउंड है यानी कि साल भर यहां पर बर्फ रहती है, ठीक है। अब ये जो माउंटेन रेंजेस हैं इसमें वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी है और अदर हाईएस्ट पीक्स भी हैं। तो जरा हम टेबल में देखते हैं कि कौन कौन सी पीक्स हैं यहाँ पर। जैसे कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8848 मीटर्स, है ना, ये मीटर्स में है सारी की सारी जो हाइट अपन यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि 8.8 किलोमीटर्स हम इसको कह सकते हैं, ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है। इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा जो हमें यहां पर दिखती है, 8598 इसकी हाइट है, ठीक है। तो आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा मार्क द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया ऑन द मैप ऑफ इंडिया, तो आपको कंचनजंगा मार्क करना है जो सिक्किम में आता है, ठीक। और भी कई सारी पीक्स हैं जैसे मकालू रेंज है जो भी ये भी नेपाल में आती है, नंगा पर्वत है जो इंडिया में आता है, ठीक है, धौलगिरी रेंजेस हैं। तो बहुत सारी रेंजेस हैं, बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं जो अपन को हिमाद्री रेंजेस में मिलती हैं और इंडिया की हाईएस्ट पीक्स हमको कहाँ मिलेंगी, हिमाद्री रेंजेस में ही मिलेंगी, ठीक। फिर आते हैं हिमाचल। हिमाचल नाम से ही जैसी दिमाग में आए, जैसी सुना हिमाचल तो दिमाग में क्या आता है, हिल स्टेशंस, और ये स्टेट भी हिल स्टेशंस के लिए ही फेमस है। तो हिमाचल रेंजेस में पहले हमें क्या देखना, ये बने कैसे, तो किस तरीके के रॉक्स से बने हैं, हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। कंप्रेस्ड जानते हैं हम, है ना, कि हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स से और अल्टर्ड यानी जिनका ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो चुका है, हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक से हिमाचल रेंजेस बनी हैं। हिमाचल रेंजेस को भी और नाम दिए गए हैं जैसे कि इनर हिमालयास, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, सॉरी लेसर हिमालयास, ठीक। ये जो लेसर हिमालयास हैं ये काय के बने हैं, हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, और इनकी एवरेज विड्थ क्या है, एवरेज हाइट क्या है। एवरेज हाइट वेरी करती है 3700 से 4500 मीटर्स के बीच में, और एवरेज विड्थ जो है इनकी वो है 50 किलोमीटर्स, ठीक। ये हमको याद रखना है कि हिमाद्री रेंजेस, हिमाचल रेंजेस जो हैं ये मिडल में आती हैं, नॉर्थ में है हिमाद्री, साउथ में है शिवालिक, बीच में क्या है, हिमाचल रेंजेस या लेसर हिमालयास। इसके अलावा ये हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से बने हैं।
इनकी हाइट वेरी करती है 3700 मीटर से 4500 मीटर्स के बीच में, और विड्थ है 50 किलोमीटर्स। ठीक, अब इस हिमाचल रेंज में भी एक इंपॉर्टेंट रेंज है पीर पंजाल, जो इस हिमाद्री में भी देखते हैं लॉन्गेस्ट है, हिमाचल में भी लॉन्गेस्ट है। हिमाचल रेंज डिसकंटिन्यूअस है, मतलब एक रेंज है फिर डिसकंटिन्यू हुई फिर दूसरी, तो बीच में पासेस हैं बहुत सारे, वैलीज हैं बहुत सारी, सॉरी पासेस नहीं वैलीज हैं, जैसे कि कश्मीर वैली, कंगरा वैली, कुल्लू वैली, ये सारी वैलीज हमें यहीं बीच में मिलती हैं। तो पीर पंजाल रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा धौलाधार, महाभारत रेंजेस, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हिमाचल की, सारे हिल स्टेशंस अपन को इसी रेंज में मिलते हैं। देन आते हैं हम शिवालिक रेंजेस पर। शिवालिक रेंजेस भी हम देखते हैं ये काय से बनी हुई हैं, कितनी इसकी एवरेज हाइट है, कितनी एवरेज विड्थ है। तो ये काय से बने हुए हैं, सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स से ये बने हुए हैं। एवरेज हाइट है 900 से 1100 के बीच में, और विड्थ है 10 to 50 किलोमीटर्स के बीच में। ठीक है, इसमें हमको मेनली यही याद रखना है। लेकिन एक चीज और खास है यहां पर कि शिवालिक और हिमाचल के बीच, शिवालिक और हिमाचल के बीच जो वैली है उसे हम कहते हैं दून वैली। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैली की बात कर रहे हैं अपन, लॉन्गिट्यूडनल वैली है ये दून वैली, शिवालिक और हिमाचल के बीच में। ठीक है, तो ये दून वैली काफी फेमस है, यहाँ के कुछ शहरों के नाम आपने सुने होंगे, देहरादून, पाटलीदून, कोटलीदून, है ना। तो ये सारे जो हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, देन आ जाते हैं हम इसका एक और क्लासिफिकेशन जो होता है ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट। इसको हम करते हैं रिवर्स के बेसिस पर, है ना। जैसे कि इंडस और सतलुज रिवर के बीच जो हिमालयाज हैं उनको हम कहते हैं पंजाब हिमालयाज, लेकिन इन हिमालयाज को कॉमनली कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कश्मीर हिमालयाज एंड हिमाचल हिमालयाज। सतलुज और काली रिवर के बीच, है ना, सतलुज के बाद आ जाते हैं सतलुज एंड काली रिवर, यहाँ जो हिमालयाज हैं इनको कहते हैं हम कुमाऊन हिमालयाज। ठीक है, और तीस्ता रिवर एंड काली रिवर, इन दोनों के बीच आते हैं नेपाल हिमालयाज। ठीक है, तीस्ता एंड काली रिवर के बीच आ जाते हैं नेपाल हिमालयाज, एंड लास्ट तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच आते हैं असम हिमालयाज, ये पूरे असम में फैले हुए। ठीक है, ये सारे हिमालयाज का क्लासिफिकेशन है रिवर्स के बेसिस पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। अब अपन पढ़ते हैं पूर्वांचल के बारे में, जो कि इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन के बने हुए हैं, ये भी एक तरीके के इग्नियस रॉक्स होते हैं, और ये हमारी ईस्टर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, जैसे कि नागा हिल्स, पटकई हिल्स, मीजो हिल्स एंड मणिपुर हिल्स। स्टेट के बेसिस पर नाम हमें दिख रहे हैं, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करती हैं, ईस्टर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि 3 मेजर रिवर्स और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, उन्होंने जो डिपॉजिट्स जमा किए जिन्हें हम अलूवियम कहते हैं, उनके कारण इन नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है ना। कौन सी 3 रिवर्स हैं मेन? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन तीनों रिवर्स ने और इनकी ट्रिब्यूटरीज ने मिलकर जो अलूवियम डिपॉजिट्स जमा किए, उनके कारण नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। और इसीलिए यहां पर जो सॉइल मिलती है वो कहलाती है अलूवियल सॉइल, जो बहुत ही फर्टाइल होती है। इसका जो एरिया है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हमको यहां नजर आ रहे हैं, इनका ये जो एरिया है कितना है, ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। और चूंकि ये हिमालयास के पैरेलल हैं, तो जितनी लेंथ हिमालयास की थी उतनी ही लेंथ इनकी होगी, यानी कि 2400 किलोमीटर्स। हालांकि इनकी विड्थ अलग अलग है। हम देखते हैं कि कुछ एरियाज में इनकी विड्थ 240 किलोमीटर्स है और कुछ जगहों पर 320 किलोमीटर्स तक है। ये मतलब कि एक रेंज है 240 टू 320 किलोमीटर्स, इतनी विड्थ इस नॉर्दर्न प्लेन्स की है। ठीक, अब इस नॉर्दर्न प्लेन्स में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों है डेंसली पॉपुलेटेड? क्या रीजन है? क्योंकि बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल होने के साथ साथ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं अच्छी क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए, और बहुत सारी रिवर्स हैं। तो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, एडिक्वेट वाटर सप्लाई
एंड एग्रीकल्चर के लिए जो रिच सॉइल चाहिए होती है, रिच सॉइल कवर, इन तीनों के कारण हम ये देखते हैं कि ये जो एरिया है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक, अब यहां पर हम देखते हैं जो रिवर्स जो डिपोजिशनल वर्क में इन्वॉल्व हैं, लोअर कोर्स में इनकी स्पीड कम हो जाती है, वेलोसिटी घट जाती है, तो ये वहां पर बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स जमा करते हैं। और कई बार क्या होता है, जेंटल स्लोप होता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो जेंटल स्लोप होने के कारण रिवर्स के बीच में आइलैंड बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिवराइन आइलैंड्स। ऐसा ही एक रिवराइन आइलैंड है मजूली ब्रह्मपुत्र रिवर में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहैबिटेटेड रिवराइन आइलैंड है। इनहैबिटेटेड मतलब जहां पर लोग रहते हैं, मतलब कि ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में एक आइलैंड है, इतना बड़ा आइलैंड है कि लोग उसमें रहते हैं, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहैबिटेटेड रिवराइन आइलैंड है। अब यही जो डिपोजिशनल वर्क हो रहा है, इसी के कारण आगे जाके हम देखते हैं कि बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती हैं ये रिवर्स, है ना, बहुत सारे चैनल्स फॉर्म करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इनको भी क्लासिफाई किया गया है दो तरीकों से, एक रिवर्स के बेसिस पर और दूसरा रिलीफ के बेसिस पर। पहला हम रिवर्स के बेसिस पर देखते हैं। रिवर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है। जो वेस्टर्न पार्ट है वहां इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने डिपॉजिट्स जमा करके प्लेन्स बनाए हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडस प्लेन्स कहते हैं। सेंट्रल वाला जो पार्ट है उसे गंगा ने और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने बनाया, इसीलिए इसे गंगा प्लेन्स कहते हैं। और ईस्टर्न पार्ट जो असम में है उसे ब्रह्मपुत्र रिवर ने बनाया है और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने बनाया है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कहते हैं। अब इंडस प्लेन्स जो है, इनका मैक्सिमम पार्ट जो है पंजाब वाले हिस्से में है, और पंजाब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, ठीक है, ये पंजाब प्लेन्स भी कहलाते हैं, और इस पंजाब प्लेन्स का मैक्सिमम पोर्शन कहां पर है, पाकिस्तान में है। इसका एक छोटा सा पोर्शन इंडिया में है। ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन्स है। गंगा प्लेन्स पूरे इंडिया में है, और असम प्लेन्स में भी, यानी ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी जो है वो पूरे असम में आते हैं। तो ये रिवर्स के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन है। अब यदि हम रिलीफ के बेसिस पर बात करें, रिलीफ यानी कि जो स्लोप है उसके बेसिस पर बात करें, तो ये चार तरीके के होते हैं। सबसे पहला भाबर रीजन, फिर तराई रीजन, देन खादर रीजन, और फिर भांगर रीजन, है ना। तो ये चार क्लासिफिकेशन हमने की है रिलीफ के बेसिस पर। ऐसा नहीं है कि प्लेन बोल दिया है तो बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है, प्लेन्स जरूर कह रहे हैं हम इसको, लेकिन इसमें रिलीफ है। जैसे ही रिवर्स माउंटेन से प्लेन पर आती है, तो जहां पर वो स्लोप ब्रेक हुआ उसे हम पेडीमाउंट जोन कहते हैं, और जहां पर ये रिवर्स बहुत सारे पेबल्स इकट्ठा करती हैं, इस रीजन को हम कहते हैं भाबर रीजन। यहां पर बहुत सारे पेबल्स हैं। अब यहां पर जो रिवर स्ट्रीम्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। डिसअपियर हो जाने का मतलब क्या है, यहां पर चूंकि वो पेबल्स के बीच में से फ्लो हो रही हैं, तो जितनी लार्ज स्ट्रीम हमें नजर आनी चाहिए उतनी लार्ज स्ट्रीम हमें नजर नहीं आती है, और इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि इस एरिया में रिवर्स गायब हो जाती हैं। एग्जीग्रेट कर देते हैं हम चीजों को कि भैया यहां तो रिवर्स जो है वो गायब हो जाती हैं, है ना। तो ये भाबर रीजन क्या है, 8 से 16 किलोमीटर का एक बेल्ट है। 8 से 16 किलोमीटर का एक बेल्ट है। कहां पर है, हिमालयास के पैरेलल, बिल्कुल जहां हिमालयास का स्लोप ब्रेक हुआ और प्लेन एरिया स्टार्ट हुआ, वहां 8 से 16 किलोमीटर के एरिया में रिवर्स पेबल्स डिपॉजिट करती हैं, और इस रीजन को हम कहते हैं भाबर रीजन। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स का एक पार्ट हो गया भाबर रीजन। भाबर रीजन के बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो है तराई या तेरई। तराई रीजन क्या होता है, जहां पर ये रिवर्स वापस से रीइमर्ज होती है, मतलब कि अब यहां पर अपन को कोई भी पेबल्स नजर नहीं आएंगे। यहां पर हमको क्या नजर आएगा, सिर्फ मार्शी स्वाम्पी एरिया, जो कि एक बहुत डेंस फॉरेस्ट से भरा हुआ है। ठीक है, मार्शी एंड स्वाम्पी एरिया वेट एरिया है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है ना। लेकिन जब हमारा कंट्री का पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए, तो उनको इस तराई रीजन में सेटल करवाया गया, और इसके लिए बहुत सारा फॉरेस्ट जो है वहां पर क्लियर करना पड़ा। तो थिक फॉरेस्ट कवर अभी भी है,
वाइल्ड लाइफ अभी भी है, लेकिन जितना पहले था उसके कंपैरिजन में अभी कम है, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए उनको यहां पर सेटल करवाने के लिए बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया क्लियर किया गया और उन लोगों को वहां सेटल करवाया गया। तो भाई देखो, पहले आ गया भाबर रीजन, भाबर के बाद दूसरा जहां पर ये रिवर्स वापस से रीइमर्ज हुई, तो वहां पर एक वेट, स्वाम्पी और मार्शी एरिया मिलता है। ये जो एरिया है जहां बहुत डेंस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, तराई रीजन। इसके बाद वाला जो एरिया है वो सॉइल वाला एरिया कहलाता है, भांगर सॉइल एंड खादर सॉइल। भांगर सॉइल यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल। अब ये क्या होती हैं, जब रिवर्स की हम बात करते हैं तो रिवर का एक मेन चैनल होता है, उसके बाद फ्लड प्लेन्स होते हैं और उसके बाद रिवर टेरेस होता है। तो ये जो भांगर सॉइल है ये हमें कहाँ मिलती है, रिवर टेरेस में मिलती है। ये ओल्ड एलुवियम सॉइल है और इसमें कंकर भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी फर्टिलिटी खादर के कंपैरिजन में कम होती है, जो कि कहां मिलती है हमें, फ्लड प्लेन्स में। तो ये देखिए टोटल 4 एरियाज हमें दिख गए इस रिलीफ के बेसिस पर, है ना। सबसे पहला हमने क्या देखा, भाबर रीजन, फिर तराई रीजन, फिर उसके बाद भांगर रीजन और फिर खादर रीजन। यहां पर हम देखते हैं कि रिवर्स हर साल नई सॉइल डिपॉजिट करती है। तो ये खादर क्या है, न्यू अलुवियल सॉइल, यंगर डिपॉजिट्स होते हैं यहां पर और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इसीलिए इस एरिया में हर साल फ्लड्स आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत सारे लोग यहां पर रहते हैं और एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं। तो ये रिलीफ के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है नॉर्दर्न प्लेन्स का। अब आ जाते हैं हम पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू हमें नजर आ रहा है, ये दिख रहा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये एक हिस्सा इधर दिख रहा है, फिर ये इधर भी दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा जो दिख रहा है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ठीक, अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये इंडिया का सबसे पुराना और मोस्ट स्टेबल लैंड मास है। हमने शुरुआत में ही इसके बारे में पढ़ा कि ये गोंडवाना लैंड की ड्रिफ्टिंग और ब्रेकिंग के कारण ये जो फिजिकल फीचर है ये फॉर्म हुआ है। पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट, वो ब्रेक हुआ, नॉर्थ में गया अंगारा लैंड, साउथ में गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी कहते हैं, आप स्टैंडर्ड बुक्स में उसका नाम लॉरेशिया मिलेगा। तो ये गोंडवाना लैंड अलग हुआ, फिर इसकी फर्दर ड्रिफ्टिंग हुई और उसका एक हिस्सा आकर इंडिया से इधर जुड़ गया, जिसमें इंडिया आता है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ठीक है, क्रिस्टलाइन ये फॉर्मेशन हो गया, क्रिस्टल के फॉर्म में है। कौन से टाइप के रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। और ये जो प्लेट्यू होता है एक टेबलिक फॉर्म ऑफ लैंड होता है, मतलब इसकी हाइट होती है और प्लेन होता है। लेकिन याद रखिएगा, प्लेन का मतलब ये नहीं कि यहां पर हिल्स नहीं है और वैलीज नहीं है। डेफिनेटली यहां पर ब्रॉड एंड शैलो वैलीज होती हैं और राउंडेड हिल्स होती हैं, जैसे कि सतपुड़ा और विंध्याचल। ये राउंडेड हिल्स हैं। इनका एक आप एरियल व्यू देखेंगे तो ऊपर से इनकी जो पीक्स होती हैं वो पीक्स नुकीली नहीं है, वो राउंडेड है ना। तो ये राउंडेड हिल्स मिलती हैं और ब्रॉड एंड शैलो वैलीज मिलती हैं। तो टेबलिक फॉर्म ऑफ लैंड हम जरूर कह रहे हैं कि हाइट है और प्लेन है, लेकिन पूरे तरीके से प्लेन नहीं। यहां पर भी हमें कुछ फिजिकल फीचर्स जैसे कि राउंडेड हिल्स और ब्रॉड एंड शैलो वैलीज मिलती हैं। ठीक है, तो ये बना कैसे है, गोंडवाना लैंड की ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग से ये बना है। ठीक है, अब इसका भी क्लासिफिकेशन देखते हैं। 2 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया है, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। अब ये किस बेसिस पर किया है, ये देखिए भाई, ये नर्मदा रिवर दिख रही है हमको यहाँ पर। नर्मदा रिवर के नॉर्थ का जो एरिया है वो कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड और नर्मदा के साउथ का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो ये जो अपन को यहाँ नजर आ रहा है ये डेक्कन प्लेट्यू है और ये जो अपन को यहाँ नजर आ रहा है ये सेंट्रल हाईलैंड है। अब इस सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को भी हम देखें तो सबसे पहले हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं। इसमें हमको बाउंड्रीज की बात करनी है। तो सेंट्रल हाईलैंड की सदर्न बाउंड्री कौन बना रहा है, विंध्याचल। सेंट्रल हाईलैंड की नॉर्दर्न बाउंड्री देखें तो मोस्ट पार्ट जो है वो मालवा प्लेट्यू ने कवर कर रखा है, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, ईस्ट में हम ये देख रहे हैं कि ये नैरो है, वेस्ट में ये ब्रॉड है। ठीक, और इसमें भी हम देखते हैं कि वेस्टवर्ड डायरेक्शन में अरावली रेंजेस जो हैं वो इसकी वेस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करती हैं और फर्दर वेस्टवर्ड चले जाएंगे तो ये जो प्लेट्यू है ये किससे मर्ज होता है, सैंडी डेजर्ट ऑफ राजस्थान।
ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े, और इसका स्लोप भी देखिए, रिवर्स के फ्लो से हम स्लोप देख सकते हैं इसका, कि जो भी रिवर्स यहाँ पर फ्लो हो रही हैं वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी रिवर हैं, चंबल है, बेतवा है, सिंध है ना, तो ये सब साउथ वेस्ट से ओरिजिनेट होती हैं, इस डायरेक्शन से ओरिजिनेट होती हैं और इस तरफ फ्लो होती हैं। तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसका स्लोप अपन को पता चल जाता है। किसी भी एरिया का स्लोप पता करना है तो हम कैसे पता कर सकते हैं, रिवर्स का फ्लो देखकर कि रिवर्स किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से हिस्से आते हैं। तो हमने क्या देखा, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है नर्मदा के नॉर्थ में है, मेजर एरियाज ऑफ मालवा प्लेट्यू कवर करता है, ठीक है। इसके अलावा विंध्याचल रेंजेस जो हैं वो साउथ बाउंड्री फॉर्म करती हैं और अरावलीज नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री फॉर्म करती हैं। फर्दर वेस्टवर्ड जाएंगे तो ये किससे मर्ज हो जाता है, सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ये इसकी बाउंड्रीज हमने बता दी, इसके हमें बाउंड्रीज ही बतानी है और साथ में स्लोप। तो स्लोप देखा हमने इसका कि भाई स्लोप कैसा है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। कैसे पता चला, इन रिवर्स चंबल, सिंध, बेतवा और केन, इन सभी रिवर्स का हमने फ्लो देखा कि ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं। तो उससे हमें इसका सेंट्रल हाईलैंड का फ्लो पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में है। वेस्ट में ये ब्रॉड है और ईस्ट में ये नैरो है। तो ये भी हमको यहां से पता चल जाता है, मैप में देखकर ये क्लियरली समझ में आ गया था अपन को। अब इसमें कुछ पार्ट्स और हैं। इसका जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है उसको हम कहते हैं बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, है ना। तो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट हैं। और इसका एक और छोटा सा पार्ट है जो ड्रिफ्ट हो, जो छोटा सा पार्ट है जो जिसको कौन ड्रेन करता है, दामोदर रिवर ड्रेन करती है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, है ना। इसको भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। इसी मैप को वापस देखेंगे तो इसी मैप में हमें दिख रहा है कि ये जो ईस्टवर्ड पार्ट है, ये यहाँ पर हमको छोटा नागपुर प्लेट्यू नजर आ रहा है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दामोदर रिवर है, ठीक है। तो ये दामोदर रिवर ईस्टवर्ड पार्ट को ड्रेन करती है और बाकी सारी रिवर्स जो हैं ये यहाँ पर फ्लो हो रही हैं और बुंदेलखंड और बघेलखंड भी इसी का पार्ट है, ठीक। अब अपन चलते हैं डेक्कन प्लेट्यू की तरफ। डेक्कन प्लेट्यू यानी कि ये नर्मदा के साउथ वाला पूरा हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। अब इस डेक्कन प्लेट्यू में भी हमें बाउंड्रीज बतानी है। तो जब हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर जो बाउंड्री है ये सतपुड़ा रेंजेस फॉर्म कर रही हैं, उसके और फर्दर ईस्ट में जाओगे तो मैकाल रेंजेस हैं, महादेव रेंजेस हैं एंड कैमूर रेंजेस हैं। तो महादेव, मैकाल और कैमूर रेंजेस ये इसकी ईस्टवर्ड फ्लैंक्स फॉर्म करती हैं और सतपुड़ा रेंज जो है ये नॉर्थ में, इसका बेस जो है प्लेट्यू का ये सतपुड़ा रेंजेस में है, ठीक। अब इसका स्लोप यदि हमें देखना है तो यहाँ पर हमें सारी रिवर्स जो है वो दिख रही हैं कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं। तो हम इसका स्लोप बता सकते हैं कि जेंटली ईस्टवर्ड इसका स्लोप है। ये स्लोप भी हमने क्या देखकर बताया, रिवर्स का फ्लो देखकर बताया। अब इसी का एक पार्ट जो है हम देखते हैं कि यहां से ड्रिफ्ट हुआ और नॉर्थ में चला गया, है ना। तो ये हमें कहां देखने मिलेगा, हमें मेन हमारा जो मैप है इंडिया का, यहां पर देखते हैं कि यहां का एक हिस्सा ड्रिफ्ट होकर चला गया कहां पर, इस एरिया में, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न चाचार हिल्स, मेघालय। ये वाला पार्ट जो है ये भी किसका है, डेक्कन प्लेट्यू का। तो करबी एंगलोंग प्लेट्यू, नॉर्दर्न चाचार हिल्स एंड मेघालय, ये हिस्सा जो है ये भी डेक्कन प्लेट्यू से ब्रेक हुआ, ड्रिफ्ट हुआ और नॉर्थ में पहुंच गया और एक फॉल्ट के थ्रू ये सेपरेटेड है। ये भी लेकिन पार्ट किसका है, नॉर्थ में, लेकिन ये डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई डेक्कन प्लेट्यू में और सेंट्रल हाईलैंड में हमने क्या देखा, बाउंड्रीज देखी और स्लोप देखा कि कौन सा एरिया कहाँ आता है। तो इसमें आपको इसके और कोई फीचर्स ऐसे नहीं बताने थे, मेनली आपको इसकी बाउंड्रीज बतानी थी। तो देखिए अभी हमने जो बाउंड्रीज देखी ना, अभी नॉर्थ वाली बाउंड्रीज देख ली हमने कि नॉर्थ में सतपुड़ा रेंजेस हैं, महादेव, मैकाल और कैमूर रेंजेस हैं। यहाँ पर हमें कैमूर रेंजेस नजर आ रही हैं, मैकाल रेंजेस नजर आ रही हैं और ये महादेव रेंजेस नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न बाउंड्रीज हैं और इसी का एक हिस्सा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेटेड है, यहाँ पर हमने देखा करबी एंगलोंग प्लेट्यू है, नॉर्दर्न चाचार हिल्स हैं और मेघालय है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से एक फॉल्ट के थ्रू सेपरेटेड है, ठीक है। अब इसकी सदर्न बाउंड्रीज की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि ये सदर्न बाउंड्रीज कौन फॉर्म कर रहा है, ये वेस्टर्न घाट्स
एंड ईस्टर्न घाट जो हैं ये इस डेक्कन प्लेट्यू की सदर्न बाउंड्रीज फॉर्म करते हैं। ठीक, अब यहां पर ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में अलग से आपको पूरे डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। तो जरा हम इसमें दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। यदि अपन इस मैप के थ्रू ही देखें तो हमें दिख रहा है कि वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस हैं और ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं और ईस्ट की तरफ जा रही हैं, तो रिवर्स ने ईस्टर्न घाट्स को डिवाइड कर दिया, डाइसेक्ट कर दिया एक तरीके से, जिसके कारण ये कंटिन्यूअस नहीं है ना। तो एक चीज और क्लियर हो गई, मतलब यहां पर हाइट ज्यादा है और यहां पर हाइट कम है, तभी रिवर्स जो है वो वेस्ट से ओरिजिनेट हो रही हैं और ईस्ट की तरफ जा रही हैं, है ना। तो देखिए दो डिफरेंस तो मिल गए अपन को। क्या दो डिफरेंस मिल गए? ईस्टर्न घाट की हाइट कम है और वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज्यादा है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस हैं, ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस हैं, ठीक। तो यही दो चीजें सबसे पहले अपन देखते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में। सबसे पहले हम वेस्ट की बात करते हैं कि वेस्टर्न घाट कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं, और इनको कैसे पास किया जा सकता है, क्रॉस किया जा सकता है पासेस के थ्रू, है ना। जैसे कि थाल घाट, भोर घाट, ये ऐसे कुछ घाट्स हैं जिनके थ्रू ये वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस किया जा सकता है। इसके अलावा इनकी हाइट ज्यादा है। कितनी है एवरेज हाइट? 900 to 1100 मीटर्स, ये इसका एवरेज एलिवेशन है। जबकि यदि हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो ईस्टर्न घाट्स का एवरेज एलिवेशन कितना है? सिर्फ 600 मीटर्स, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी की बात हो गई और हाइट की बात हो गई। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स की कुछ और क्वालिटीज हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट ओरियोग्राफिक रेन करवाते हैं। ओरियोग्राफिक रेन का मतलब क्या है कि रेन बियरिंग क्लाउड्स को ये फेस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मॉनसून जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ही एंटर होता है इंडिया में, और उसके कारण ये वेस्टर्न घाट सबसे पहले इनके रास्ते में आते हैं। तो ये उन रेन बियरिंग क्लाउड्स को रोककर बारिश कराते हैं। तो जब माउंटेन्स या हिल्स ऐसा काम करती हैं तो वो जो रेन होती है उसको हम ओरियोग्राफिक रेन कहते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट जो है ओरियोग्राफिक रेन करवाते हैं। इसके अलावा इनकी जो हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी एंड दोदा बेता, ये आपको याद रखना है कि ये हाईएस्ट पीक्स हैं वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो साउथ में ज्यादा है और नॉर्थ में कम है ना। तो यदि अपन चाहें तो एक बार और देख सकते हैं कि यहां पर अनाईमुदी जो है अपन को साउथ में नजर आएगी इस एरिया में, ठीक है। तो साउथ में इसकी हाइट ज्यादा है और नॉर्थ में वेस्टर्न घाट्स की हाइट कम हो जाती है, ठीक। ईस्टर्न घाट में भी हमने हाइट देख लिया, कंटिन्यूटी देख ली। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि ये महानदी से लेके नीलगिरीज तक ईस्टर्न घाट्स हैं और डिसकंटिन्यूअस हैं, और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी और अनाईमुदी की लोकेशन आपको मैप पर याद रखनी है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का डिफरेंस हो गया, ठीक। अब इसमें हम एक और चीज देखते हैं कि इसका डेक्कन प्लेट्यू का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर ब्लैक सॉइल ट्रैप्ड है बीच में, है ना। पूरे में ब्लैक सॉइल है और चारों तरफ कुछ और छोटी मोटी सॉइल्स का एरिया है, या बहुत बड़ा एरिया है किसी और सॉइल का, कि एक तरफ रेड सॉइल है, एक तरफ अलूवियल सॉइल है ना। तो ये जो डेक्कन ट्रैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेक्कन ट्रैप में जो जो ब्लैक सॉइल मिलती है, जो वॉल्केनिक ओरिजिन की है ना, इग्नियस रॉक से बनी है। इग्नियस रॉक हम जानते हैं कि जब लावा इरप्ट होता है, ठंडा हो जाता है, और उससे जो रॉक्स बनते हैं वो इग्नियस रॉक्स कहलाते हैं, और उनके इरोड होने से जो सॉइल बनती है वो ब्लैक सॉइल कहलाती है, ठीक है। तो ये इग्नियस रॉक से बनी हुई सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, जो कि कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड में भी हम देखते हैं कि अरावली हिल्स हमको नजर आती हैं, जो कि हाईली इरोडेड हिल्स हैं। ये इंडिया की सबसे पुरानी हिल्स हैं, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक्सटेंड होती हैं, है ना। गुजरात से लेकर दिल्ली तक है इनका एक्सटेंशन, है ना। लेकिन ये इरोड हो चुकी हैं इंडिया की सबसे पुरानी हिल्स, यानी हिमालय से भी पुरानी हैं, लेकिन अब ये इरोड हो चुकी हैं, इनकी हाइट उतनी नहीं बची है। लेकिन राजस्थान में यदि हम देखें, इन्हीं हिल्स में राजस्थान का इकलौता एक हिल स्टेशन आता है माउंट आबू, है ना, जहां पर बारिश भी काफी अच्छी होती है ना। तो ये वो डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड के वो पार्ट हैं जो अपन को याद रखने हैं। जैसे डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट कौन सा है? डेक्कन ट्रैप, और सेंट्रल हाईलैंड का एक पार्ट अरावली
हिल्स, इन दोनों के बारे में अपन को याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या देखते हैं, अगला फिजिकल फीचर द इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए अपने पास है नहीं, है ना, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर हिल्स वगैरह भी नहीं है। हम जानते हैं कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टाइप की जो हिल्स जो अभी हमने डिस्कस की, अरावली हिल्स वही हैं, और उसके कारण थोड़ी बहुत यहाँ पर बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है, बहुत ही कम, 15 सेंटीमीटर्स या उससे भी कम बारिश होती है इस एरिया में, है ना। लेकिन इसका फीचर क्या, एक अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन है। अनड्यूलेटिंग है मतलब कि उबड़ खाबड़ टाइप का है, ऐसे वेव्स टाइप का है ना। क्या होते हैं यहाँ पर, सैंड ड्यून्स होते हैं, है ना, सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बार्चन्स और एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, है ना। यहाँ पर अपन को बार्चन्स और लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। बार्चन्स क्या कहलाते हैं, बार्चन्स जो होते हैं वो क्रीसेंट शेप सैंड ड्यून्स होते हैं। मतलब कि एक टीला बना और टीला जो है वो एक साइड से ऐसे रेत सरक गई उसमें से, तो वो क्रीसेंट शेप हो गया ना, जैसे चंद्रमा होता है, तो वो बार्चन्स कहलाते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स मतलब लंबे लंबे चले जा रहे हैं बिल्कुल, वो लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स कहलाते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के आसपास अपन को मिलेंगे। ठीक है, अब इस सैंडी डेजर्ट में हम क्या देखते हैं कि रेनफॉल चूंकि बहुत कम है, तो यहाँ पर रिवर्स भी बहुत कम है, और हैं तो वो सीजनल हैं। उनमें से बारिश के मौसम में पानी होता है, और इस एरिया की सबसे बड़ी जो रिवर है वो है ल्यूनी। एक ही बड़ी रिवर है इस एरिया में, ल्यूनी। इसके अलावा बाकी सब छोटी छोटी सी रिवर्स हैं, क्योंकि एरिड क्लाइमेट है, बारिश ज़्यादा होती नहीं है और वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं होगा, बहुत लो वेजिटेशन कवर होगा। ठीक है, तो बहुत कम बारिश होने के कारण सिर्फ बारिश के मौसम में ही रिवर्स में पानी होता है, और जैसे ही बारिश खत्म होती है तो वो रिवर स्ट्रीम्स जो है वो डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक, अब आते हैं इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कोस्टल प्लेन्स, नेक्स्ट हमारा फिजिकल फीचर है कोस्टल प्लेन्स, है ना। ये कोस्टल प्लेन्स नजर आ रहे हैं अपन को यहाँ पर। ठीक, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। देखो अब इन दोनों में अंतर दिखता है अपन को थोड़ा सा, इस वाले मैप में उतना क्लियर नहीं है ये डिफरेंस, लेकिन आगे जो मैप अपन देखेंगे, एक पहले जो मैप अपन देख चुके हैं, इसमें अपन को ये क्लियर दिखेगा कि ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये ज़्यादा ब्रॉड हैं, और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो नैरो हैं, है ना। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो ब्रॉड हैं और वेस्टर्न नैरो हैं। अब ये किस किस के बीच में आते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स हैं, वैसे यहाँ वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ अरेबियन सी है। तो हमको डिफाइन यदि करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, दीज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सैंडविच्ड बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। इस तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, और इनके पार्ट्स भी अलग अलग हैं। जैसे कि हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है वो कहलाता है कोंकण, जो मुंबई और गोवा वाला रीजन है वो क्या कहलाता है, कोंकण रीजन। इसके बाद सेंट्रल वाला पार्ट जो है वो कर्नाटका वाला एरिया है ना, वो क्या कहलाता है, कन्नड़ प्लेन्स। और साउथ में केरला वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, मलाबार प्लेन्स। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कोंकण, कन्नड़ एंड मलाबार। ठीक है, अब यदि हम ईस्ट की बात करें, है ना, ईस्ट में अभी हमने क्या देखा कि कैसे हैं ये जो प्लेन्स हैं, ये कैसे हैं, वाइड एंड लेवल, क्योंकि यहाँ बहुत सारी रिवर्स हैं, और ये रिवर्स क्या करती हैं, यहाँ डेल्टा बनाती हैं, है ना। जैसे कि महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सारी रिवर्स जो हैं यहाँ एक्सटेंसिव डेल्टा फॉर्म करती हैं। जैसे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वैसे ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नॉर्दर्न पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, नॉर्दर्न सिरकार, और सदर्न पार्ट कहलाता है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो ये नाम याद रखने अपन को कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं उनको हम कहते हैं नॉर्दर्न पार्ट को कोंकण, सेंट्रल पार्ट को कन्नड़ एंड सदर्न पार्ट को मलाबार, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं उनके नॉर्दर्न पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न सिरकार, और सदर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, और यहां पर हम देखते हैं कि रिवर्स डेल्टा फॉर्म करती हैं और ये वाइड एंड लेवल हैं। ठीक, इसके अलावा यहां पर एक लेक बहुत फेमस है, चिल्का लेक, जो कि महानदी डेल्टा के आसपास ही आपको नजर आएगी, और ये इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है।
ये कई बार आपको मैप में पूछी जाती है, इसलिए इसकी लोकेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट फिजिकल फीचर आइलैंड्स पर। हम जानते हैं इंडिया में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप एंड अरेबियन सी, लक्षद्वीप इन अरेबियन सी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ पर ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और यहाँ पर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है, अब इन दोनों का ओरिजिन डिफरेंट टाइप से हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हम इनका साइज भी देखते हैं, बहुत अलग है। लक्षद्वीप आइलैंड्स बहुत छोटे से हैं, अंडमान एंड निकोबार इसके कंपैरिजन में बहुत बड़े हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स की। लक्षद्वीप आइलैंड पहले 3 अलग अलग आइलैंड्स का ग्रुप बोला जाता था, लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड एमनद्वीप। ठीक है, फाइनली 1973 में इन तीनों को कंबाइनली क्या बोला गया, लक्षद्वीप, और इनकी कैपिटल बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बनाया गया कवरत्ती आइलैंड्स को। लक्षद्वीप की बात करें तो बहुत छोटे हैं, सारे आइलैंड्स को मिलाकर इसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब एक छोटी सी सिटी में जो कॉलोनीज वगैरह होती हैं, 2, 4, 5 कॉलोनीज को मिला लेंगे यदि हम, तो इतना एरिया हो जाएगा 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। पिट्टी आइलैंड पर हम ये देखते हैं कि एक बर्ड सेंचुरी है जो अनइनहैबिटेटेड है, मतलब यहाँ लोग नहीं रहते, ये सब बर्ड्स के लिए बनाई गई है। बट जो फ्लोरा और फोना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो डाइवर्सिटी है, उसके कारण ये आइलैंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कोरल्स से। ये आइलैंड्स कैसे बने हैं, कोरल से। अब क्वेश्चन ये आता है, ये कोरल्स क्या होते हैं? तो देखिए भाई, इस तरीके के दिखते हैं ये कोरल्स, इस तरीके के ये कोरल्स हमको नजर आते हैं। ठीक है, ये अपन को ये इमेज में दिख रहा है, बट ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं, बट पानी में ये होते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं, है ना। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं, इसी से आइलैंड बनते हैं, और इनकी खुद की जो डेड बॉडीज होती हैं वो इकट्ठी होती जाती हैं, उनसे मिलकर ये आइलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब ये माइक्रोस्कोपिक हैं, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते हैं अपन को। ठीक है, लेकिन ये रहते कहां पर हैं, किस तरीके के एरिया में, साफ पानी में रहेंगे, है ना, यानी कि शैलो, मड फ्री एंड वार्म वाटर। शैलो यानी कम डेप्थ हो, गहराई ज्यादा ना हो, मड फ्री हो यानी साफ हो, एंड थोड़ा सा हल्का सा वार्म वाटर हो। ऐसे एरियाज में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स रहते हैं, और ये वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं, जिससे कि रीफ्स बनती हैं। क्या बनती हैं, रीफ्स बनती हैं। किससे बनती हैं, इनके स्केलेटन से और कैल्शियम कार्बोनेट के सीक्रेशन से। अब 3 टाइप की होती हैं रीफ्स। कौन सी 3 टाइप की रीफ्स होती हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल्स, है ना। अब क्या होते हैं ये ध्यान से देखिएगा भाई, ये फ्रिंजिंग रीफ है, एक आइलैंड है, आइलैंड की फ्रिंजेस पर इन्होंने रीफ बना दी, ये डिपॉजिट किया, सब अपना कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट किया और डेड बॉडीज डिपॉजिट हुई, तो ये कहलाती है फ्रिंजिंग रीफ, जो आइलैंड के फ्रिंजेस पर है। दूसरा क्या है, बैरियर रीफ, जो आइलैंड के चारों तरफ ऐसे बन गई है ना, ये क्या होते हैं, बैरियर रीफ्स। और एटॉल्स यानी कि जो यहाँ पर बीच में कुछ भी कोई दूसरा बड़ा आइलैंड नहीं है, उसके चारों तरफ लेकिन क्या हो गए हैं, डिपॉजिट्स हो गए हैं, ये क्या लाते हैं, शू हॉर्स जो होता है ना, हॉर्स शू शेप में जो होते हैं ना, ये एटॉल्स कहलाते हैं। ये हैं हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स, है ना। इनका एक एरियल व्यू देखोगे तो आपको ऐसे ही नजर आएंगे, ये दूर दूर थोड़े से ऐसे बने हुए हैं, हॉर्स का जो शू होता है उसके शेप में ये बने हुए। ठीक है, तो ये 3 टाइप के रीफ्स होते हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो क्या हैं, एटॉल्स हैं। ठीक, अंडमान एंड निकोबार की बात करें, ये बहुत बड़े हैं एज कंपेयर टू लक्षद्वीप, और बहुत सारे हैं, न्यूमरस हैं। बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप अरेबियन सी में है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहां पर हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड में डिवाइड कर दिया है, अंडमान एंड निकोबार। नॉर्थ में है अंडमान एंड साउथ में है निकोबार। ठीक है, साइज इनकी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लक्षद्वीप, और नंबर भी इनका बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लक्षद्वीप। अब ये बने कैसे हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये कहते हैं कि दीज आर द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमराइन आइलैंड्स, एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमराइन माउंटेन्स। ठीक है, मतलब कि माउंटेन्स हैं। अब ये माउंटेन्स कैसे बने,
इनका वॉल्केनिक ओरिजिन है। लावा इरप्शन हुआ, होते 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 वो माउंटेन्स बन गए और वो माउंटेन्स का एक पार्ट ऊपर निकल आया, तो वो हमें ये आइलैंड्स नजर आते हैं, है ना। तो मतलब कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ओरिजिन कैसा है, वॉल्केनिक ओरिजिन है, और ये सबमराइन माउंटेन्स के एलिवेटेड पोर्शंस हैं। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फ्लोरा एंड फोना की डाइवर्सिटी के कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड्स पर हमें मिलता है, ठीक है। अब चूंकि ये इक्वेटर के काफी पास हैं, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट फेस करते हैं। इक्वेटोरियल क्लाइमेट होने के कारण डेंस फॉरेस्ट कवर है और बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ है। तो फ्लोरा और फोना के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिकली भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भाई, सारे फिजिकल फीचर्स पढ़ लिए। इन सारे फिजिकल फीचर्स को जब हम पढ़ते हैं तो इनके यूनिक फीचर्स हमें समझ में आते हैं, है ना। हर एक के कुछ यूनिक फीचर हैं। क्या यूनिक फीचर हैं भाई? सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन्स की। माउंटेन्स क्या करते हैं? ये हमारे को फॉरेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं और वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं। फॉरेस्ट भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है। फॉरेस्ट क्यों जरूरी है भाई? बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं फॉरेस्ट से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा हमें बहुत सारा मटेरियल भी मिलता है, मेडिसिन भी मिलती हैं, फर्नीचर के लिए भी यूज करते हैं, है ना। तो कई सारी चीजों के लिए ये फॉरेस्ट वेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पानी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो माउंटेन्स क्या है? मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट। नॉर्दर्न प्लेन्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेनरीज ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? ग्रेनरीज हैं हमारे, मतलब यहाँ पर फूड ग्रेन्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। सारे मिनरल्स देखे जाएं तो यहीं से तो मिलते हैं हमको, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। और इसके अलावा कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स एंड आइलैंड्स, ठीक है। ये हमें किस चीज के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं? ये हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं फिशिंग के लिए एंड पोर्ट एक्टिविटीज के लिए, है ना। तो फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज के लिए कोस्टल रीजन्स एंड आइलैंड्स हैं। तो अब ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और देखा जाए तो ये जो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं, इसमें हमारे इंडिया को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हम डेवलप हो सकते हैं, है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट या डेवलपमेंट इन फ्यूचर, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इन सारे कोर्सेज के डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।